नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। गुड टाइम्स के प्रधानमंत्री अभी इस वक़्त रूस में हैं और वहाँ पर वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं विदेश में रह रहे हिंदुस्तानियों को कि कैसे वो आने वाले सालों में क्या-क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ और मैं बताऊँ कि रशिया में जाकर, रूस में जाकर किस तरह से वहाँ पर अपने ही लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके कैसे अपना डंका बजवाने का एक तरह का ड्रामा किया जा रहा है, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। बात राहुल गांधी की भी हम करेंगे, लेकिन सुनिए पहले बहुत छोटी-सी एक बाइट है प्रधानमंत्री की कि देश का नाम कैसे विदेश में वो रोशन कर रहे हैं। सुनिए आप प्रधानमंत्री को और आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री किस तरह की बातें वहां पर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे पहले एक डिप्रेशन का माहौल था, कैसे लोग इतने दिनों से एक ऐसे डिप्रेशन के माहौल में जी रहे थे और फिलहाल इन 10 सालों में कैसे लोगों का एक आत्मविश्वास बढ़ा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर कर रहे हैं। आपको पता है कि इससे पहले जब जब राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है विदेश में जाकर, तब उनके खिलाफ किस तरह का माहौल देश में क्रिएट किया जाता था। सुनिए आप प्रधानमंत्री की इस बाइट को। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो हताशा और निराशा की गर्त में गया हुआ था देश अब से 10 साल पहले, क्योंकि 2014 से पहले ना तो कोई विदेश नीति थी, ना ही रशिया से हमारे कोई ताल्लुकात थे, ना विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, ना विदेशों में हमारे विदेश मंत्री जाते थे और ना ही जितना जो भी 70 सालों में जो विकास हुआ है वो सब कुछ नहीं था। जो कुछ भी हुआ है देश में, इससे पहले हम आदिकाल में जी रहे थे और जो कुछ भी हुआ है वो इन 10 सालों में हुआ है। यही बात प्रधानमंत्री रूस की धरती पर कहते हुए नजर आ रहे थे। अब सोचिए अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती या फिर विपक्ष के किसी नेता ने कही होती, तो जो गुलाम मीडिया है उसने अब तक किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया होता। ये एक प्रधानमंत्री हैं देश के जो ये बता रहे हैं कि 10 साल से पहले हम निराशा में थे, हम ऐसे अंधकार में थे जिसके बाद 10 साल में मोदी जी ने दरअसल देश को निराशा और अंधकार से निकालकर एक आत्मविश्वास से भरा है। सवाल मेरे कई हैं नरेंद्र मोदी से। सवाल ये है, क्या वो यही बातें हाथरस में जो 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई उनसे कह सकते हैं? क्या जिस तरह से असम से लेकर उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या उन लोगों से ये कह सकते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, घर-बार गंवाए? क्या मणिपुर के विस्थापित लोगों से या मणिपुर में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनसे ये कह सकते हैं? क्या अग्निवीर के तहत योजना के तहत जिन नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई, क्या उनसे ये बात वो कह सकते हैं? बेरोजगार युवाओं से ये बात कह सकते हैं? महंगाई का दंश झेल रहे जो लोग हैं देश के, उनसे ये बात कह सकते हैं? क्या नीट में 24 लाख बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका और जिस तरह से पेपर लीक हुए एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है, क्या उन तमाम लोगों से ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी गुड टाइम्स के प्रधानमंत्री हैं। बैड टाइम्स को कैसे हैंडल किया जाता है उन्हें आता ही नहीं है। राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहने वाले फुल टाइम प्रधानमंत्री आप देखिए, जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट में बिजी हैं। और जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, हालांकि वो लगातार ये काम करते रहे, लेकिन एक एलओपी के तौर पर भी अगर आप उनको आके तो लग रहा है कि वो 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन वो काम कर रहे हैं। कल मणिपुर में थे, आज रायबरेली में हैं। रायबरेली में पहले वो लखनऊ पहुंचे और लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमन के उन्होंने पेरेंट्स से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात तो उन्होंने की क्योंकि अंशुमन की जो माता जी हैं जिनके पुत्र को अभी कीर्ति चक्र मिला है, आपने वो तस्वीरें देखी थी। और
वहां उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो राहुल गांधी से मिलना भी चाहती हैं। राहुल गांधी से वो मिली और राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर, एक शहीद की मां ने हाथ जोड़कर ये कहा है कि अग्निवीर, अग्निपथ जैसी योजनाओं को खत्म किया जाए, राहुल गांधी को सुना जाए, उनके जरिए जो सजेशंस दिए जा रहे हैं उनको सुना जाए। ये एक शहीद की मां कह रही है। आपको पता है कि किस तरह से छद्म राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की सियासत लगातार नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी करती आई है और अब लग रहा है उसी पर सबसे ज्यादा चोट राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो सरकार की तमाम खामियों को उठा रहे हैं। वो रायबरेली में शहीद स्मारक गए, उससे पहले वो हनुमान मंदिर गए, उसके बाद वो एम्स गए जहां पर ओपीडी में उन्होंने जो वहां पर मरीज थे उनकी समस्याओं को सुना, उनसे बात की। यानी कि लगातार वो आम जनता के बीच पहुंचकर, आम लोगों की तरह बनकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके साथ साथ उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हाथरस के लोगों की मदद की बात करते हैं, तो कभी वो प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाते हैं कि अग्निवीर, अग्निपथ जैसी योजनाएं जो है इनको वापस लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की उस सियासत को, जिसके जरिए लगातार उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की, 10 साल से वो लगातार सत्ता में है, उस पर वो चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये जरूर सुनवाना चाहूंगी कि शहीद कैप्टन अंशुमन की जो माता जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है। आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं और खास तौर पर आप ये भी देखें कि ऐसे वक्त में जब ये इल्जाम लगाते रहे लगातार विपक्ष के नेता, विपक्ष कर ये इल्जाम लगाता रहा कि सेना का राजनीतिकरण किया जाता रहा है, सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए बीजेपी करती रही है, इल्जाम लगातार विपक्ष लगाता रहा है। ऐसे वक्त में कैप्टन अंशुमन की जो माता जी हैं उनका क्या कहना है, सुनिए आप। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो फिर हम मिलेंगे, तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश में आपने अपने बेटे को खोया है तो क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत निगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। मंजू सिंह। तो अभी आप सुन रहे थे मंजू सिंह को, वो जज्बाती हो रही थी, बात करते करते राहुल गांधी का जिक्र कर रही थी और कहा उन्होंने यहाँ पर कि इससे पहले मैं बहुत नेगेटिव थी पिछले 1 साल से, क्योंकि उनका सबसे बड़ा बेटा था अंशुमन, शहीद कैप्टन अंशुमन सबसे बड़े बेटे थे उनके। उनकी पत्नी को भी आपने देखा होगा जब उन्होंने कीर्ति चक्र लिया था, किस तरह से वो भी जज्बाती थी, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और आज जब शहीद कैप्टन अंशुमन की जब माता जी जब ये बातें कर रही हैं कि राहुल गांधी से मिलकर वो पॉजिटिव, उनके अंदर एक तरह की एनर्जी आई है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और जाहिर सी बात है कि किसी के लिए भी अपना सबसे बड़ा बेटा खोना कोई आसान बात नहीं है। और ये एक जब देशभक्ति का एक जज्बा
जब आपके दिल में पैदा होता है तब आप फौज में जाते हैं, और वही सवाल वो उठा रही है कि एक देश में दो तरह के आप फौजी क्यों तैयार कर रहे हैं, जो लगातार राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं। और जिसको लेकर आपने देखा, जब पिछली बार राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलता है, तब किस तरह का दुष्प्रचार किया गया था राहुल गांधी को लेकर, ये कहा गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। कल जब राहुल गांधी मणिपुर में थे तब आपने मीडिया का सबसे खतरनाक और घिनौना चेहरा भी आपने कल देखा होगा, जिसको कांग्रेस ने और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उजागर किया, जहां राहुल गांधी के मणिपुर जाने को वो किस तरह से दिखा रहे थे। यही सवाल है कि कैसे मीडिया बिकाऊ हो चुका है और कैसे वो मोदी में अभी भी मुलव्विस है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि मोदी को अपने ही देश में तो चुनौतियां मिल रही हैं, एक के बाद एक उनको चुनौतियां मिल रही हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। ऐसे में उन्हें लगा कि रूस, ऑस्ट्रिया जाकर वो अपनी लोकप्रियता में चार चांद लगाएं, वहां मोदी के लिए तालियां बजवाएं, लेकिन हकीकत उनका इंतजार उनकी धरती पर यानी कि हिंदुस्तान में कर रही है, जहां लोग सवालों को लेकर उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनसे सवाल कोई पूछता नहीं है, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यानी कि राहुल गांधी, उनसे आप ये देखिए कैसे प्रोपेगेंडे के तहत मीडिया सवाल पूछती है और उनके खिलाफ कितना घिनौना दुष्प्रचार भी करती है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराऊं। स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को ले आइए। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा है, लगातार आप उनको अलग अलग कार्यक्रमों में देखते रहे हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, और लगातार अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, शुरुआत अगर मैं आपसे करूं, विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 10 साल से पहले बड़ा डिप्रेशन, बड़े निराशा का माहौल था, जैसे देश में कुछ भी नहीं था, और जब 10 साल के बाद यानी कि 2014 से देश का कायाकल्प हो गया है। एक ऐसा आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी ने भर दिया है लोगों के अंदर कि अब मोदी ही हो रहा है। बिल्कुल वैसी जैसे कंगना रनावत कहती हैं कि 2014 के बाद ही असल मायनों में आजादी मिली है। विदेशों में जाकर तो आप इस तरह के झूठ, जुमले ये सब गढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी धरती पर आएंगे तो हकीकत का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। जख्म ढक लेने से ठीक नहीं हो जाता, आंखें मूंद लेने से खतरा टल नहीं जाता। जी, एक पक्षी है जिसके बारे में ये कहावत है, और ये कहावत कई अलग अलग लोगों के लिए भी है, कि कबूतर के बारे में कहा जाता है कि जब खतरा सामने आता है तो आंखें बंद कर लेता है और ऐसा लगता है कि खतरा टल गया। ये एक बात है ऐसी कि जब आप अपने को इतिहास में दर्ज कराने की जिद करें और काम इतिहास का न हो, इतिहास में दर्ज होने लायक न हो, तो आपको ऐसा लगता है कि फिर इतिहास को कैसे हम गढ़ें। तो इतिहास गढ़ना आपको आता नहीं, इतिहास पढ़ना आप चाहते नहीं, इतिहास बनना जरूर चाहते हैं। ये एक खास किस्म की मानसिकता है जिसके चलते ऐसा होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर के ये बात कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत में जो पैदा होते थे वो निराशा के गर्त में डूबे हुए थे। ये बात कहना देश का अपमान करना है, चूंकि यही बीजेपी पहले ऐसा कह चुकी है। जब कोई विपक्ष का नेता विदेश के किसी सेमिनार में, किसी संगोष्ठी में, किसी बातचीत में अगर ये कहे कि देश में कुछ ठीक नहीं है और वो इंडियन लोगों के बीच में है, तो उस बात से देश का अपमान हो जाता है। तो आज तो देश के प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर कहते हैं कि 2014 के पहले निराशा के गर्त में डूबे हुए थे सब लोग, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये हो चुका है। तो ये काम ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है, पहली चीज कि जब आप कह रहे हैं कि उसके पहले निराशा थी, तो आप अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करते हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार भी रही, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जितने भी विश्वविद्यालय खोले गए, एम्स, आईआईटीज खोली, वो सब निराशा पैदा करने के लिए। भाखड़ा नांगल बांध जिसे नेहरू ने कहा कि वो एक नए मंदिर होंगे, वो निराशा पैदा करने के लिए। एम्स, फिर उसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज,
वो सब ने क्या पैदा किया? निराशा पैदा किया। लोकतंत्र, संविधान, सोशल जस्टिस का मूवमेंट, इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई, मंडल आंदोलन, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? निराश कर रहे हैं। असल में इतिहास को इस तरह से दिखाना वो एक ऐसी मानसिकता है कि अगर आपके पीछे वल्लभ भाई पटेल की हजारों फीट ऊंची मूर्ति है तो कैमरे को उस एंगल पे लगाइए कि 5, 5.5, 6 फुट का इंसान हजारों फुट की मूर्ति से बड़ा दिखाई देने लगे। तो ये वो मानसिकता है जिसके चलते आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए अपने अतीत को झुटला रहे हैं। मुझे पता नहीं इतना अपमान वो अटल बिहारी वाजपेयी का क्यों करते हैं, जिन्होंने देश के संसद में खड़े होकर कहा कि मैं वो नेता नहीं हूं जो खड़े होकर ये बोलूं कि आज तक इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनसे भी हम असहमत होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी राजनीति से हम पूरी तरह सहमत नहीं होते। बहुत सारे लोग मीडिया में बैठ के उनको बहुत अच्छा बना देते हैं क्योंकि मोदी का राज है। कल को योगी आदित्यनाथ अगर देश के पीएम बन गए तब तो मोदी भी अच्छे लगने लगेंगे। इस तर्क को नहीं आगे बढ़ा रहे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की बात बहुत सही थी कि मैं कम से कम देश के 60 साल 50 साल जितना भी इतिहास रहा हो उसको ये कह के जुटला दूं कि मेरे विपक्षी लोगों का शासन रहा हो और देश में कोई तरक्की नहीं की है। इससे इस देश के लोकतंत्र का अपमान होगा, इस देश के संविधान का अपमान होगा। मैं ये बात केवल आखिर में ये सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में 400 पार नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। उन एक अकेले सब पर भारी नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। थोड़ा दल बड़ा करके इसको स्वीकार कर लेते। अब इस बात की निराशा, अवसाद पूरे देश के निराशा और अवसाद बना दिए विदेश में जाकर के। ये निराशाजनक है और मुझे लग रहा है कि 70 साल में देश भले निराशा में डूबा रहा हो या न रहा हो, लेकिन इतनी निराशा में डूबा हुआ प्रधानमंत्री विदेश में जाकर देश का अपमान करे, ये शायद 70 साल में पहली बार हो रहा है। इसकी बजाय वो देश में आते, देश के समस्याओं को ठीक करते, जो वादा किया है वो ठीक कर देते, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस वैंस की सुरक्षा करते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री होते। ये इनका वक्तव्य बहुत निराश करने वाला है और ये देश की सम्मान से जुड़ा हुआ मैं इसको देख पाता हूँ। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है और इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि विदेश की धरती पर नरेंद्र मोदी ने देश का अपमान किया है, ये कह के कि 2014 से पहले कैसे निराशा और गर्क में थे लोग और उन्होंने कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास भरा है। यानी कि जिस वजह से पढ़े तो वो यहीं पर हैं, जितनी भी उन्होंने चाहे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की हो, लेकिन की तो उन्होंने यही सही है। उन यूनिवर्सिटी, उन कॉलेजेस में वो गए होंगे और उनके साथ जो उनके तमाम नेता हैं, तो वो सब कब बनी थी, कहाँ बनी थी, जिन विदेशियों से या जिन देश के लोग जो विदेश में हैं उनसे जब वो बात कर रहे थे प्रवासियों से, वो भी तो यही सही पढ़ के इतने सालों में गए होंगे, 10 साल की पढ़ाई करके तो नहीं गए होंगे। तो ये तमाम सवाल है जो हम उठा रहे हैं। लेकिन इससे एक सवाल ये भी है केपी मलिक जी कि राहुल गांधी जिस तरह से एक बड़ी चुनौती बनकर सामने उभर रहे हैं और लगातार और खासतौर पर अगर हम बात की जाए नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, तो वो ऐसा लग रहा है कि 24/7 ही जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और एक के बाद एक जिस तरह की चुनौतियां दे रहे हैं, खासतौर पर वो चुनौतियां चाहे उनका मंदिर जाना हो, महाराष्ट्र में उस यात्रा का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने जब अपना भाषण दिया तो भगवान शिव की उन्होंने जिस तरह से तस्वीर दिखाकर जो पूरी व्याख्या की, इसके अलावा अब वो आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जिस तरह से वो सुन रहे हैं, शहीद स्मारक वो गए, वो एम्स में जाकर ओपीडी में जो मरीज हैं उनसे वो बात करते हैं। यानी कि वो नरेंद्र मोदी की जो असल में सियासत है उस पर तो वो वार कर ही रहे हैं, लेकिन एक नए तरह की जो सियासत है उसको भी वो जन्म दे रहे हैं। ऐसे में विदेश में भले ही मोदी मोदी के आप नारे लगवाएं, लेकिन देश में तो आप हकीकत जो है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा जी, अगर आप देखें ये दो इशू हैं। पहले मैं मोदी जी के रशिया दौरे पे बात करना चाहता हूं। मोदी जी रूस गए हैं और रूस वर्षों पुराना साथी है भारत का और हमें रूस के ऊपर बहुत अभिमान है। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से मोदी जी ने अमेरिका की गोदी में बैठने की कोशिश की और वो सफल नहीं हुए,
और उन्होंने देश के सम्मान को नीचे गिराने का काम भारत के तरफ से जो अमेरिका के चुनाव में दिखाया, वो भी बहुत शर्मिंदा करने वाला है कि किसी एक राजनीतिक दल की वर्करी आपने की विदेश धरती पर जाके। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया हो मुझे याद नहीं आता है। आज जो संतुलन है विश्व में भारत का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। और आप जानते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और रशिया हमारा बरसों पुराना दोस्त है। यहां हमने पिछले सालों में ये गड़बड़ियां की हैं, उसका कहीं ना कहीं अब इनको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया है, जिसका ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता। बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने पिछले 10 साल में विदेश नीति का किया है। वो कैसे सुधरेगी, कैसे वापस आएगी, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे आप श्रीलंका देखें, वहां चाइना किस प्रकार से दखलंदाजी कर रहा है, चाहे आप आज नेपाल की बात करें, पाकिस्तान में किस स्तर पे चाइना घुस चुका है, ये हमारे लिए बहुत चिंता के विषय हैं, जिन पे हम चर्चा नहीं करते या आम लोगों को पता नहीं है। भारत की सेना पे चीन क्या कर रहा है, बहुत बड़ा इशू है। खैर, दूसरी बात अगर हम मोदी जी की रशिया में करते हैं, जिन चौराहों से मोदी जी गुजरे होंगे, वहां एक आध चौराहे ऐसे भी हैं जहां पे जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है और जवाहरलाल नेहरू के नाम से वो चौराहे भी हैं। वहां रशियन की लैंग्वेज में कुछ और नाम होगा उसका, लेकिन वहां चौराहे हैं, वहां से भी मोदी जी गुजरे होंगे और वहां के लोगों ने बताया होगा कि जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति अलग यहाँ लगी हुई है। दूसरा, वहां जो गाना बजता है कि मेरे सिर पे लाल टोपी और मेरा दिल हिंदुस्तानी है, तो वो भी नेहरू जी के जमाने का है, वो भी उन्हीं कलाकारों ने बनाया था। आपके पास तो तमाम कलाकार हैं जिनको आप राज्यसभा लोकसभा में बिठाए हुए एक नया गाना ही गढ़वा लेते 2 महीने पहले। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खोखली दिखावट और खोखला इतिहास बनाना चाहते हैं, उससे देश चलता नहीं है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार से आप विपक्ष के साथ तालमेल करके हम देश के राष्ट्र की बात को लेकर चलते थे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब नरसिंह राव ने वाजपेयी जी को यूएन में देश का प्रतिनिधि बना के भेजा था। वहां आप अपनी पार्टी का और अपना गुणगान खड़े होकर कर रहे हैं रशिया में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं गए, वहां आप देश की तरफ से गए। आप देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं। आप उस तरीके से वहां कर रहे हैं, तो ये मानसिकता दर्शाता है प्रधानमंत्री की। खैर, अब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं, जो आपने सवाल पूछा है उनके तमाम उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह जाने के लिए। मैं अब कह सकता हूं कि वास्तव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा आरोप लगाती थी कि राहुल गांधी छुट्टी चले जाते हैं, वो यहाँ नहीं आते, अब उल्टा हो गया है। और विदेशों में छुट्टी मनाने शायद कोई और चले गए हैं और राहुल गांधी धरातल पे घूम रहे हैं। वो लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। वो हाथरस जाते हैं, वो मणिपुर जाते हैं, मणिपुर भी वो तीसरी बार जाते हैं। उन्होंने यात्रा भी मणिपुर से शुरू की थी। और आपको ये भी देखना होगा कि 1 घंटे के लगभग प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, बड़ा सारा गुणगान किया, और 1 मिनट भी वो आवाज बंद नहीं हुई जो मणिपुर के सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मणिपुर और उनके पीछे चीखते रहे। प्रधानमंत्री को ये नहीं हुआ कि 2 मिनट अपने भाषण में वो मणिपुर को दे दें। क्यों मणिपुर से मुंह मोड़ रहे हैं, ये किसी की समझ में नहीं आता है। क्यों आप मुख्यमंत्री को नहीं हटा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी विपक्षी नेता होते हुए, विपक्ष की रणनीति पर चलते हुए जिस प्रकार से सियासत कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक परिपक्व नेता राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। और जो कई लोग कहते थे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनको प्रधानमंत्री इतनी जल्दी कैसे बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी 2012 में बन रहे थे, उनको ऑफर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था। पार्टी भी चाहती थी उनको प्रधानमंत्री बनाना, वो चाहते तो बन सकते थे, नहीं बने। और मेरे हिसाब से अच्छा किया नहीं बने, शायद वो तब परिपक्व प्रधानमंत्री होते। लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री आज की डेट में बनते हैं तो देश के काफी हालात वो समझ चुके हैं, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में वो काफी परिपक्व हो चुके हैं और मुद्दों को समझ चुके हैं। तीसरी बात मैं कह के खत्म करता हूं बुशरा जी, जिस प्रकार से अग्निवीर के मुद्दे की बात चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे विदेश के मामलों में भी जुड़ता है।
आपको याद रखना चाहिए कि नेपाल के जो गोरखा हैं वो भी हमारी सेना में भर्ती होते थे। अग्निवीर लाके आपने उनकी एंट्री बंद की है, जिससे हमारे खिलाफ नेपाल में भी एक आवाज उठी है। और आज जो प्रधानमंत्री नेपाल में बने हैं, कहीं ना कहीं वो चाइना के संपर्क में है, चाइना से उनकी दोस्ती है, तो वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक एक फैसला मुझे लगता है। और अग्निवीर की वजह से आपको चुनाव हारने का एक बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। और चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, आपको विधानसभा के चुनाव में भी अग्निवीर की वजह से बहुत बड़ी हार देखनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये मुद्दा धरातल का मुद्दा है। जी जी बिल्कुल। और ये चुनौतियां मुंह बाहे खड़ी हैं, लेकिन उन चुनौतियों से मुंह मोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये साफ तौर पर दिख रहा है। रूस में वो कह रहे थे कि ये उनकी छठी मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन से, और छठी बार वो रूस आए हैं और कह रहे थे कि 17वीं उनकी मुलाकात है। सवाल ये है कि 14 महीने से जो मणिपुर में जो अस्थिरता फैली हुई है, वहां के लोग भी आपका बेसब्री से इंतजार करें, जहां आप एक बार भी नहीं गए हैं। आप अब फख्र से ये बता रहे हैं कि वहां पर आप छठी बार गए हैं, 17वीं मुलाकात है, लेकिन मणिपुर के लोग आपकी शक्ल एक बार देखने के लिए तरस गए हैं, जहां राहुल गांधी 3 बार पहुंच चुके हैं, और किस तरह से वहां पर जाके उनकी दुख तकलीफ को उन्होंने ना सिर्फ जाना, बल्कि उनके आंसू पहुंचे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे वहां पर लगे। और जिस तरह से दोनों सीटें जीती है मणिपुर में, वो साफ तौर पर दिखाता है कि क्या डर था जो नरेंद्र मोदी वहां नहीं गए थे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो सिर्फ गुड टाइम्स के नेता हैं, और अभी फिलहाल जिस तरह की उनकी डिपेंडेंट बैसाखियों की सरकार है, उनकी समझ नहीं आ रहा है कि मजबूत विपक्ष और कमजोर नरेंद्र मोदी कैसे इन तमाम चीजों को हैंडल करें, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने गुणगान की ही आदत अब तक रही है। मोदी मोदी के नारे, इवेंट में उनकी पूरी जिंदगी, और चुनावी प्रचार में उनका पूरा सियासत का अगर कोई केंद्र रहता है तो चुनावी प्रचार है। वो बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर हमने उनको लगातार देखा है, एक प्रधानमंत्री के तौर पर शायद ही हमने उनको कभी ढंग से देखा हो। सवाल यह है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, चाहे अग्निवीर की हम बात करते हैं या नीट की बात कर रहे हैं, मणिपुर जैसा मसला, हाथरस जैसा मसला, और इस सब पर राहुल गांधी की भूमिका, आने वाला सत्र, और जहां जिस तरह से चाहे हम नायडू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, छोटे छोटे दल अनुप्रिया पटेल से लेकर राजभर, सब जो है एक तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। नरेंद्र मोदी की गलतियों को वो बता रहे हैं, एक तरह की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दी है कि ये हमारी मांगे हैं, पूरी की जाएं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या नायडू हो। राहुल गांधी के तौर पर उन्हें एक ऐसी चुनौती मिल रही है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका सामना आखिर वो करें तो करें कैसे। और विपक्ष जिस तरह से मजबूत है, अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों को हमने देखा, विदेश में भले ही वो मोदी मोदी करवा रहे हो, लेकिन देश में क्या कुछ हो रहा है उनको पता है। आने वाला वक्त मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना चुनौती भरा नरेंद्र मोदी के लिए होने जा रहा है, और राहुल गांधी से लेकर विपक्ष उनके लिए कितनी बड़ी और किस तरह की चुनौती बन रही है। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जिस तरह की सियासत करते रहे हैं, क्या वो इसको हैंडल कर पाएंगे, या फिर आप कुछ और होता देख रहे हैं? जिस तरह का कल घिनौना चेहरा हमने मीडिया का भी देखा जब मणिपुर में थे राहुल गांधी, किस तरह के उन्होंने हेडर्स चलाए, किस तरह की हेडिंग्स के साथ उन्होंने प्रोग्राम चलाए, वो भी हमने देखा। कहना मुश्किल है कि वो किस तरह से कितनी चुनौतियां झेल पाएंगे, क्योंकि चुनौतियों की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई है। ये एक सामान्य मनोविज्ञान नहीं है। अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब आप इतिहास में दर्ज होना चाहते हैं तब आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन एक और मनोविज्ञान इसके पीछे, केवल यही नहीं कि वो विदेश में डंका बज रहा है, अब तो खुद नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करने वाले या उनको नॉन बायोलॉजिकल मानने वाले लोग भी शायद इन सब झूठों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। हकीकत कुछ और है। इसका मतलब एक दूसरा मनोविज्ञान काम कर रहा है, और वो मनोविज्ञान ये है, देश के भीतर जो ग्राफ गिर गया, देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सो कॉल्ड जादू वो कमजोर पड़ गया। 2024 के चुनाव में जितनी उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई। सदन के भीतर जैसा माहौल है, विपक्ष जितना ताकतवर है, इतने ताकतवर विपक्ष का सामना करने का राजनीतिक अनुभव प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है। जब वो गुजरात थे
तब भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। या तो उनके सामने कमजोर विपक्ष हुआ करता था या विपक्ष को कमजोर कर दिया जाता था, एकनाथ शिंदे के रूप में, अजीत पवार के रूप में चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता था और अपने लोगों में मिला लिया जाता था। इसका अनुभव अगर राजनीतिक तौर पर नहीं है और केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही जो दृश्य सदन के भीतर देखा, और वो दृश्य सामान्य नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता जो 10 साल पहले, 5 साल पहले कुछ और रहा, सड़क पर संघर्ष करके उस नेता ने अपने अनुभव का विस्तार किया, लोगों से मिल करके, मेहनत करके, संघर्ष करके अपनी एक नई छवि गढ़ी है और अपना एक तेवर ऐसा गढ़ा है जिसमें जनता के मुद्दे शामिल हैं और जनता ने सीटें दुगुनी करके उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि सत्ता के सामने निडर और बेखौफ होकर के जनता के मुद्दों पर आप बात करेंगे। तो ये तेवर सदन में शुरुआत में दिख गया। उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद इनका सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश हुआ करता था और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एकदम से बाजी पलट गई। वही उत्तर प्रदेश जिसमें 22 जनवरी के आसपास ये माना जा रहा था कि कोई लड़ाई नहीं बचेगी, बीजेपी एक तरफा 65, 70, 75 सीटें ले आएगी। वो उत्तर प्रदेश जिसमें जयंत चौधरी जी को मिला लिया गया गठबंधन तोड़ करके, हालांकि जयंत चौधरी जी परिवारवाद के प्रतीक नहीं है, ओम प्रकाश राजभर बाप बेटा सब चले गए, परिवारवाद के प्रतीक वो नहीं थे। उस उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के आसपास एक इवेंट किया गया जिसमें लगा कि सब कुछ एक तरफा होगा। अयोध्या हार गई। मैं बार बार अयोध्या कह रहा हूं क्योंकि फैजाबाद उसका नाम है, लेकिन अयोध्या बीजेपी के 3 दशक की राजनीति का केंद्र था और यही वजह है कि यह सब कुछ झेलना बड़ा मुश्किल है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो दलित समाज से आते हैं, सामान्य सीट पर चुनाव लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के गठबंधन में चुनाव जीत जाते हैं। 37 सीटें कांग्रेस सपा जीत जाती है, 43 सीटों पर दोनों मिलकर उन्हें हरा देते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती और तो और ये यूपी के दोनों लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या के सांसद को लेकर पहली कतार में सदन में बैठ जाते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी जी के सामने वो खड़े होते हैं। अवधेश प्रसाद खड़े होकर बोलते हैं कि अयोध्या में सड़कें धंस गई, पहली बारिश में स्टेशन की दीवार गिर गई, राम मंदिर के बगल में जो मोहल्ला है कीचड़ भरा है तो उसमें। क्या डॉक्टर लक्ष्मण, इससे जुड़ा मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको लग रहा है कि अभी विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी या अखिलेश की जब हम बात करते हैं, क्या उसी आइडियोलॉजी, उसी विचारधारा जिसके सहारे लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी कामयाबी हासिल करती रही, उसी पर सबसे ज्यादा चोट कर रहे हैं? इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को हिंदू विरोधी, सेना विरोधी ये सब बताने के बावजूद भी तमाम नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी मिलियंस में राहुल गांधी को देख रहे हैं और चंद हजार में नरेंद्र मोदी को लोग देख रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जो उन्होंने अपने आसपास जो उपमाएं गढ़ी, वो सब भरभरा के गिर गई हैं। तो इसलिए भी समझ नहीं आ रहा कि अगर ये नहीं चल रहा और ये कार्ड नहीं चलेगा, अगर वहां पर भी हम फेल हो गए तो फिर हम करेंगे क्या आगे? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि जो ये हो रहा है ना उनके सामने, इसका अनुभव उन्हें कतई नहीं है। वो एक तानाशाह मिजाज के शख्स हैं, वो बीजेपी में किसी की नहीं चलने दिए। उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बना रखा है। बीजेपी के अंदर के लोग दिल की बात चूंकि कह नहीं पाते, सब दबाव में रहते हैं, इसलिए वहां वो तानाशाही रवैया है, एक जेस्चर होता है कि जहां मैं हूं वहां मैं ही मैं हूं, कि उस जेस्चर में विपक्ष को ताकतवर वो कभी देख नहीं पाते थे। तो जिस अयोध्या का जिक्र मैं कर रहा था, वो कैसे झेल पाते होंगे कि जहां आपने सब कुछ किया, जो हिंदू मुसलमान पूरे देश की राजनीति को किया, वही अयोध्या आप हार गए। इसका अनुभव उनके पास नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न से सीधे जुड़ रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष केवल सीटें जीत करके आ गया, केवल मामला इतना ही नहीं है। विपक्ष असल में नैरेटिव सेट कर रहा है। अब तक 10 साल में बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी, आप उस पर पक्ष या विपक्ष का माहौल चुनते थे। अब बीजेपी नैरेटिव सेट किया हुआ विपक्ष का है और बीजेपी को उस पर सफाई देनी पड़ती है कि नहीं नहीं, हम संविधान को मानते हैं, नहीं हम बाबा साहब के आरक्षण को मानते हैं। आरएसएस प्रमुख को बोलना पड़ता है, हालांकि उनकी नाराजगियां, उनके घर का झगड़ा अलग है। यह अनुभव नहीं है क्योंकि विपक्ष ने 2 काम किया है। पहला काम, जनता के मुद्दों को
इस देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। आप याद करिए अखिलेश यादव का भाषण, याद करिए राहुल गांधी का भाषण, आपको अग्निवीर का मुद्दा सुनाई देगा, आपको पेपर लीक का मुद्दा सुनाई देगा, आपको मणिपुर सुनाई देगा, आपको ईवीएम सुनाई देगा। ये अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम। अब ये इसका जवाब नहीं है उनके पास। फिर उसके बाद किसानों का दर्द सुनाई देगा, और ये सारी चीजें जनता के मुद्दे। दूसरी चीज विपक्ष ने जो की है वो विचारधारा में सामाजिक न्याय और आइडिया ऑफ इंडिया की बात केंद्र में रख दी। बीजेपी अब तक क्या करती है राजनीतिक धर्म का, सांप्रदायिकता की, और मुहरा क्या बनाती है, जातियों को। जब वही जातियों को साथ करके आप वोट लेते रहे तो वो सोशल इंजीनियरिंग। अब वो जातियां जो समझ रही हैं कि बीजेपी उनका अहित कर रही है, वो आरक्षण विरोधी है, वो निजीकरण कर रही है जिससे आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को कमजोर करना चाह रही है, तो एक बहुत बड़ी आबादी जो एक समय में बीजेपी को वोट दे रही थी, वो आबादी उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अब इसकी काट बीजेपी के पास क्या है, हिंदू मुस्लिम चल नहीं पा रहा है। इसलिए एक बहुत वैचारिक चुनौती नरेंद्र मोदी जी के पास आ गई है, जिसकी वजह से अब आप कोई कहेगा कि हिंदू धर्म में क्या है, तो हिंदू धर्म आप उसको धर्म विरोधी कहोगे, तो आप देश विरोधी कैसे काम करने लगा। विदेश में जाकर के आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी भाषा ये होनी चाहिए थी कि हाँ इस देश में बहुत सारे काम अच्छे हुए लेकिन बहुत सारे काम अधूरे रह गए थे, हम उन अधूरे कामों को पूरा करके एक नया भारत गढ़ना चाह रहे हैं। आप ये जो भाषा है कि निराशा के गर्त में डूबा हुआ, निराशा के गर्त में डूबा हुआ भारत 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 पर रोक देता है। 240 सीट लाने वाले प्रधानमंत्री विदेश में जाके ये भाषा कैसे बोल सकते हैं। देश उम्मीद में अब पैदा हो रहा है, उसके अंदर एक नई उम्मीद पैदा हो रही है कि वो झूठ की सरकार नहीं चाहता, इसलिए नीतीश और नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। जो लिस्ट और बिल पकड़ा दी गई है नीतीश और नायडू की तरफ से, पता यह चल रहा है कि नायडू जी वाली टाइप होकर के आ गई है, हजारों करोड़ रुपए की मांग है। नीतीश कुमार वाली टाइप हो रही है, उतना अगर मांग पूरी नहीं करते तो उसका मुश्किल होगा, मांग पूरी करेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। इन सारी निराशाओं को लेकर के विदेश घूमने जाने का दबाव आखिर क्यों था। देश की राजनीति की निराशा देश में आप टकराते, राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक रखना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी को कम से कम समझना चाहिए। उन्हें देश के बाहर वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश में जो उनको वोट नहीं देते, जो उनके खिलाफ हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और वो बीजेपी वालों के तो हैं ही। तो विदेश से जब लौट के आते, अच्छा टूर हो जाता, सब कुछ काम बदल जाता, डंका बजा लेते, उसके बाद आते तो इन निराशाओं से लड़ लेते। असल में ये निराशाओं की काट उनके पास अब कुछ नजर नहीं आ रही है। राजनीति यही रूप दिखाती है। राजनीति जब बदलती है तो बड़े बड़े लोगों को, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते, तो वो खुदा वाले लोगों के लिए ये चीज आ जाती है कि कल और लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। वो कुर्सी जब बदल जाती है ना तो वो चीजें आती है, तो वो जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस निराशा का परिचायक है, और चुनौतियां अपार हैं उनके सामने, और उन चुनौतियों से लड़ने में जो निराशा पैदा हो रही है, ये बयान उसे निराशा का परिचायक है। बिल्कुल। और अहंकार जो कि उनकी पूरी की पूरी जो उनकी पर्सनालिटी है, उसका शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो अहंकार भी कम होने का उनका नाम नहीं ले रहा है। शायद वो अब तक उन सब से निकल ही नहीं पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब लग रहा है कि वो इन तमाम चीजों से निकल ही नहीं पा रहे हैं या निकलना नहीं चाहते हैं, और एक जो छवि उन्होंने बनाई है, उस छवि के इर्द गिर्द ही वो अपनी पूरी सियासत को बुन रहे हैं और बुनना चाहते हैं। लेकिन केपी मलिक जी, कितने दिन तक चलेगा ये सब कुछ? क्योंकि देश की जनता तो सवाल पूछ रही है, और सवाल आप दिए देखिए कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद भी, तमाम तरह की चुनौतियां होने के बावजूद भी विपक्ष यहां तक इस नंबर तक पहुंच गया है। अब छोटे छोटे दल भी सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी की गलतियां गिना रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई आपकी गलतियों की सजा हमने भी भुगती है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां नरेंद्र मोदी बहुत छोटे कहीं कोने में उनकी तस्वीर है, और वहां के जो नेता
नेता हैं जो वहां के गठबंधन में रहकर सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, बल्कि जो सीटें आती भी होंगी वो भी चली जाएंगी। अब महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं 13 और 14 तारीख को राहुल गांधी। शरद पवार ने उन्हें इनविटेशन दिया है, यानी कि वो उस सियासत को जिसके मास्टर अपने आप को कहते रहे हैं नरेंद्र मोदी, वहां पर भी राहुल गांधी लगातार मंदिर जाकर या इस तरह की यात्राओं में जाकर या भगवान शिव के बारे में बात करके तमाम उस पर भी कहीं ना कहीं वो चोट कर है, जिससे बहुत बौखलाई हुई है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। मेरा सवाल ये कि अपने सहयोगियों और अपने अंदर से मिलती हुई इन चुनौतियों के साथ जो आने वाला जो सत्र है उसको कैसे पार कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? यहाँ तो 9 दिन के स्पेशल सेशन में ही हालत खराब हो गई थी। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में जो तीर थे वो तीर सब समाप्त हो चुके हैं। अब कोई तीर बचा नहीं है, और जो तीर थे राहुल गांधी की, वो तीर समझ में सारे आ गए हैं, और राहुल गांधी इन्हीं के पैटर्न पे उन तीरों को वापस इनके ऊपर चला रहे हैं, और ये धराशायी है। अगर आप देखेंगे उसमें सबसे बड़ा सोशल मीडिया का है। तमाम झूठ मोदी जी बोलते हैं, तुरंत बाहर आ जाता है सोशल मीडिया, उसका जवाब दे देता है उस झूठ का। आपने देखा पिछली बार झूठ बोला, आपको याद होगा एक बार पेरम्बदूर राहुल गांधी गए थे और मैडम स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर दिया था कि वो वहां पे नहीं गए, तो वो सोशल मीडिया ने निकाल कर लगा दिया कि देखिए गए थे। तो इस तरह की जो चीजें, सोशल मीडिया भी एक हथियार बना हुआ है। और जो आपने बात की है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दूसरे प्रदेश हो, कोई भी, जितना कीचड़ इन्होंने महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए फैलाया था, वो 3-3 बार इन्होंने कीचड़ फैलाया, 3-3 बार ऑपरेशन कमल चलाया, लेकिन उसके बावजूद ये फेल हो गए वहां पे। तो वहां की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को एक अपराधी के रूप में देख रही है, और इसीलिए चुनाव में उस तरह का जवाब उन्होंने दिया है और आगे भी वो देंगे। आप अगर हाउस की बात करते हैं तो हाउस में आपने देखा कि मोदी जी पिछले, जब से वो राजनीति में आए हैं, 2001 से वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार वो उनका एक मतलब उनकी एक आदत है कि वो किसी की सुनते नहीं है। उनका स्वभाव है कि वो हमेशा अपनी बात चलाने वाले हैं। उनका स्वभाव नहीं है कि वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम कर सकें। तो उसका उनको इस बार जो है आदत नहीं होने के कारण, इस वजह से जब वो पहले कहते थे मोदी मोदी मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, तो वो बदल गया। अब एनडीए की बात होने लगी, और एनडीए में भी उतना दम है नहीं। आप अगर देखें पिछले 10 साल से, अगर आप स्पीकर का चेहरा देखें 5 साल से, और आज का अगर स्पीकर का चेहरा आप पिछले लोकसभा में देखें, चेहरों में कितना बदलाव है। मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखें, अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये धराशायी हो चुके हैं। और जिस प्रकार से बहुत एग्रेसिव, विपक्षी नहीं, जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे आप हनुमान बेनीवाल को देखिए जो एक पार्टी के सांसद हैं, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद को देखिए, चाहे वो जो बिहार वाले पप्पू यादव हैं उनको आप देखिए, कि कोई आपसे डरने घबराने को तैयार नहीं है, और एग्रेसिव होने को आप जवाब देते हैं आपको एग्रेसिव होने के बाद में। दूसरा, मुझे सबसे जबरदस्त जो लगा है, प्रधानमंत्री ने जो रोकने का काम राहुल गांधी को किया, और राहुल गांधी के बीच में खड़े हो गए, और राहुल गांधी ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि मोदी के ठेकेदार नहीं है तमाम हिंदुओं के, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है। तो वो जो उन्होंने ट्वीट किया, तो भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत धराशायी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी उस जख्म को सहला रही है। और आपने देखा होगा कि तमाम जो पूरे देश को संरक्षण देने की बात करते हैं, वो 3 बार हाथ जोड़ के स्पीकर से संरक्षण मांग रहे थे। प्रधानमंत्री को इंटरफेयर के लिए खड़ा होना पड़ा, शिवराज चौहान को बताना पड़ा, और जो लोग मंत्री खड़ा भी नहीं होना चाह रहे थे, स्पीकर ने उनको पूछा कि भूपेंद्र यादव जी आप शायद कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोलना नहीं चाह रहे थे। फिर कहा स्पीकर ने, नहीं शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, तो ठीक है, वो खड़ा होकर बोल दिए। तो जिस प्रकार से बचाव की मुद्रा में थे, और एक से एक तीर, तलवार और बाण चल रहे थे राहुल गांधी की तरफ से, तो ये जताता है कि हाउस का फेस करना इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकार को बहुत मुश्किल होगा। और आप देखिए, अभी तो जितनी चीजें ये लेके आएंगे, अभी तो आपको बजट देखना है।
बजट में जितना घोटाला घपला और जितनी फालतू की चीजें ये डालते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते रहे हैं जीएसटी के नाम पे, दूसरी योजनाओं के नाम पे, उस पर विपक्ष एक एक वार इनके ऊपर करेगा, जिससे सरकार बैकफुट पे जाती हुई आपको दिखाएगी। इतनी सारी चीजें हैं, जिस प्रकार से सड़कें टूट रही हैं, जिस प्रकार से अयोध्या और वाराणसी के विकास की बात हो रही है, साल भर हुआ नहीं है, सड़कें टूट गई हैं, मंदिर पानी टपक रहा है, ये सवाल भी पूछे जाएंगे हाउस में। तो हाउस में वो वाली दादागिरी चलना तो नामुमकिन है। हाउस अगर ढंग से चल जाए, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख पाए, मुझे तो इसी पसंद से दिखाई दे रहा है। जी जी, ज़ाहिर सी बात है आने वाला जो बजट सेशन है वो बहुत मुश्किल भरा होने जा रहा है, क्योंकि जनता उम्मीद लगाए बैठी है, या इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि शायद नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाना ही लोगों ने छोड़ दिया है और अब उनको उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी नजर आते हैं। यही वजह है कि जो शहीद कैप्टन अंजुमन है उनकी माता जी जो है वो राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद भरी निगाह से राहुल गांधी को देखते हैं। हालांकि ये राहुल गांधी कोई पावर में नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष के नेता हैं और सिर्फ वो लोगों की आवाज बनकर आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो तो नरेंद्र मोदी को ही लेने हैं, उनकी सरकार को ही लेने हैं। जहां पर साफ तौर पर जैसे नीट का मामला उठाया गया, हमने देखा कि लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा कि आप इसको लेकर डिस्कशन करिए, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मानी और ये बात उनको पार्लियामेंट में माननी पड़ती, और यही वजह है इस तरह के तमाम जो मुश्किल सवाल हैं जिसके लिए अब विपक्ष उनको जवाबदेह बना रहा है, उस तरह के किन्हीं भी सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और सिर्फ अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। हमने राज्यसभा और लोकसभा के दोनों उनके भाषण सुने, 2-2 घंटे के लंबे भाषण, बेहद उबाऊ भाषण और रिपीटेटिव उनके भाषण थे। ना तो अब उसमें जील नजर आती है कोई और ना ही लोग अब उनको सुनना चाहते हैं, और लेकिन अभी भी उनकी सरकार है, यानी कि फैसले तो अभी उनको ही लेने। और आखिरी और संक्षेप में मेरा सवाल आपसे डॉक्टर लक्ष्मण, कि जीएसटी तक के आंकड़े सरकार जारी नहीं कर पा रही है, इसलिए क्योंकि वो इतना कलेक्शन हो गया है कि उनको लगता है कि जो लोग आम लोग अगर उनको पता चल गया तो ऐसा ना हो कि वो विद्रोह करे, यानी कि वो सवाल पूछने लगे, क्योंकि जिस तरह का टैक्सेशन और जिसकी बात लगातार विपक्ष उठाता रहा, गब्बर सिंह टैक्स लगातार राहुल गांधी इसको कहते रहे, उसकी कलई खुलकर सामने आ जाएगी। ऐसे वक्त में क्या आम लोगों को बजट सेशन से कोई उम्मीद लगानी चाहिए? ऐसे वक्त में जब एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हो, जब बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर हो, महंगाई अपने चरम पर हो और लगभग हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, इसमें अगर आप अपने घर से निकल जाए, किसी सब्जी वाले किसी से भी आप बात करने लगे, वो अपनी ऐसी सी कहानियां सुनाने लगते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह से हर वर्ग देश का परेशान है। तो क्या इस बजट सत्र से किसी तरह की कोई उम्मीद लगाई, या लोगों ने अब उम्मीद लगानी छोड़ ही दी है इस सरकार से, भले ही अपनी वाहवाही में मुलव्विस हो अभी भी मोदी जी? वो शेर जंग गर्ग का एक शेर है कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। तो एक उम्मीद तो देखिए है, वो लोकतंत्र और संविधान से होती है, लेकिन एक और उम्मीद उत्तर प्रदेश से आई है। एक छोटी सी वीडियो आई है कि वहां के मंत्री हैं और मंत्री जी ने मीडिया के सामने बोला है कि दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। पत्रकारों ने पूछा कहाँ मिल रही है, तो उन्होंने कहा हर जगह मिल रही। तो उनके साथ दूसरे उनके साथी थे, वो भी मुस्कुराए, मंत्री जी भी मुस्कुराए और मुस्कुराहट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो ये आलम है, आपको वो दिखाया जाएगा कि देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो मणिपुर में आग लगाने चले गए हैं। मोदी जी विदेश गए हैं आग बुझाने मणिपुर की। ये बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये समझने के लिए आपको बायोलॉजिकल है, सब चूंकि सारे लोग बायोलॉजिकल है, सिर्फ समझ नहीं पा रहे हैं। ये रुपए की कीमत नहीं रुपए की घट रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। तो कोई और आके बताएगा कि नहीं नहीं अब डॉलर में व्यवसाय करना सस्ता हो गया। ये आलम है इस देश का। तर्क से अब कोई चीज बची नहीं है। जब ये कहा जाए कि हिंदू होने के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हिंसा कर रहे हैं
और प्रधानमंत्री जी तुरंत खड़े होकर कहें कि ये हिंदू समाज का अपमान है, जिसका जिक्र अभी केपी मलिक साहब कर रहे थे। वो कोई सामान्य दृश्य नहीं था, उसको बार बार हर एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। कोई और ये बात बोलता तो एक बार को लगता कि चलिए उसको समझ में नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री जी खुद उठ गए और खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हिंदू समाज का अपमान हो। नहीं साहब, आप हिंदू समाज के पर्याय नहीं है, राहुल गांधी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया। मैं इस पूरे प्रकरण को, जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं इसे भाषा विज्ञान की तरफ पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद ट्रोल आर्मी लग गई ना, हिंदू विरोधी, और आज एक तस्वीर आई है कि एक चौखट पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई जिस पर से लोग पैदल चल के गुजर रहे हैं। जब हम अपने तर्क को खो देंगे, जब अब इस देश में बहस नहीं होगी, एक एंकर से जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कहने लगे कि आप जो ये ट्विटर चला रही हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं, तो एंकर बोल रही है कि ये बीजेपी का आरोप है। तो प्रवक्ता बोला कि आपने क्यों नहीं लिखा कि ड्रामा कर रहे हैं देश बीजेपी, आप तो ये लिख रहे हैं जैसे देश को पता चले कि हाँ आप भी मानते। क्वेश्चन मार्क छोटा सा लगा रहेगा। असल में जितना मीडिया वाले इस देश को मूर्ख समझते हैं, उतना ही बहुत सारे नेता भी समझते हैं। देश उतना मूर्ख नहीं है। ये देश गरीब हो सकता है, ये देश विभाजित है, बंटा हुआ है, लेकिन मूर्खों का देश नहीं है। इस देश की मेधा पर मुझे उम्मीद है, और मैं ये उम्मीद रखता हूं। उम्मीद किससे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर अगर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, और सरकार क्या कह रही सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं साहब, वो एक व्यक्तिगत कुछ जगहों पर दिक्कत है, पूरा पेपर कैंसिल मत करिए। और पेपर यूजी का कैंसिल ना करिए, पीजी का कैंसिल हो चुका है, नेट का कैंसिल हो चुका है। LILO सर्वे दे रहा है, आंकड़े, NSSO के आंकड़े तो बंद हो गए इस देश में। देश में कितने बेरोजगार हैं, अभी इस देश का सरकारी आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। ILO का आंकड़ा मिलेगा कि 100 लोग अगर इस देश में बेरोजगार हैं तो 83 यानी 83 पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं। और इनको रोजगार कहाँ मिलेगा? ये शिक्षा का पूरा प्रकरण ऐसा है कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में RSS के लोग भर दिए गए, वही कुलपति, वही प्रिंसिपल, वही प्रोफेसर, वही सारे लोग हो गए। इस देश में नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। और प्राइवेट सेक्टर में अब बजट सत्र में होगा क्या? बजट सत्र में टैक्स बढ़ाए जाएंगे, कुछ मिलने वाला देखिए है नहीं, क्योंकि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश और नायडू को खुश करने में लगेगा, ये पूरा देश जानता है। जो बजट का बाकी हिस्सा बचेगा वो अपनी संख्या को 272 के ऊपर पहुंचाने में लगेगा, और उसके लिए एक बहुत ही महान व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बना के बिठाए जा चुके हैं। राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को ताकत मिले तो सवाल पूछेगा, और सवाल सुनने की आदत उन्हें है नहीं, जिन्होंने सवाल पूछने के नाम पर प्रोफेसरों को जेल में डाला, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल में डाला है। और अब उन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि पुलिस जिसको चाहेगी जेल में डालेगी, और जितने दिन के लिए चाहेगी जेल में डालेगी। अभी तो इस पे बहस होना बाकी है। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है लोकतंत्र में बहस से, संविधान में विपक्ष से, और विपक्ष अगर ताकतवर होगा तो सत्ता को बेलगाम होने से रोकेगा। इसलिए मोदी जी की चुनौतियां बढ़े चाहे न बढ़े, विपक्ष अगर मजबूती से काम करेगा तो जनता की चुनौतियां हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि दबाव, डॉक्टर लोहिया कहते थे, सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। विपक्ष को जैसे जो भूमिका इस समय राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह का तेवर उन्होंने अख्तियार किया है, इस तेवर को अगर अख्तियार करे रहे तो मुझे लगता है कि उम्मीद हमें अगर है तो उस विपक्ष के तेवर से और जनता के मुद्दे से है। बाकी सरकार से क्या उम्मीद है, वो कुछ दिन बाद फिर वापस लौटेंगे तो कह देंगे कि भाई मूर्ति मेरी भी बननी चाहिए, क्योंकि अब निराशा के गर्त से मैंने देश को ऊपर कर लिया है। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, कुछ भी कह सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि जिस तेवरों में नजर आ रहा है विपक्ष और खासतौर पर राहुल गांधी, वो तेवर उनको बरकरार रखने, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कंसिस्टेंसी उनको बरकरार रखनी है और हर दिन सरकार को जवाबदेह बनाना है, यही काम विपक्ष का है। 10 साल में हमने कमजोर विपक्ष देखा, और इस बार जो मजबूत विपक्ष आया है उसका हौसला भी, उसका कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर है। लेकिन इस सबको बरकरार रखना है और अपनी एकजुटता को भी बरकरार रखना है, क्योंकि
क्योंकि ये भी देखना होगा कि आपका मुकाबला सामने किन ताकतों से है और वो कुछ भी करने में माहिर हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल से बचने का पूरा हमने 10 साल का उनका देखा है कार्यकाल, कैसे वो ना सवाल से बचे बल्कि सवाल वो किसी के लेते नहीं है। लेकिन अब इस बार लग रहा है कि विपक्ष पूरे बवाल के मूड में है और आने वाला सेशन भी काफी बवाल भरा हो सकता है, ये साफ तौर पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।